गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज हम डीएलएड की अपनी हिंदी क्लास में विराम चिन्ह भाग 2 क्लास को देखेंगे। कल मैंने विराम चिन्ह के बारे में आपसे बात की थी, जिसमें मैंने बताया था कि विराम चिन्ह होता क्या है और विराम चिन्ह कितने होते हैं और उनके चिन्ह किस प्रकार हम लिखते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे विराम चिन्ह की आवश्यकता की और हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्ह जो मैंने आपको कल बताए थे, जैसे पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, आपका प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, उद्धरण। तो इनके बारे में हम ये बात करेंगे कि इनका प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं, क्योंकि इनके प्रयोग करने के अलग अलग नियम हैं और उन कुछ नियमों पर हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि विराम चिन्ह की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। यदि हम विराम के अर्थ को देखें तो कहीं ना कहीं विराम का अर्थ होता है ठहराव या रुकना या ठहरना। तो जब हम वाक्य में ठहरते हैं, एक तरह से परिवर्तन आता है, एक कंटिन्यू तो हम चलते नहीं रहते। इसी तरह हमने जब उसके शाब्दिक अर्थ को देखा कि विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव, तो मनुष्य क्या होता है, जीवन की दौड़ में कहीं ना कहीं रुकेगा कि नहीं रुकेगा। अगर हम एक उदाहरण के रूप में हम इसके देखें कि विराम चिन्ह की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो क्या होता है कि मनुष्य कंटिन्यू चलता नहीं रहता है। चलते चलते थक जाएगा तो रुक जाएगा, चलते चलते कोई उसका उद्देश्य पूरा हो गया तो रुक जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से ठहराव की स्थिति जब मनुष्य के जीवन में इस तरह पड़ती रहती है, तो विराम की आवश्यकता फिर हर व्यक्ति को होती है। जब हम काम करते करते थक जाते हैं तब मन क्या करता है, आराम करने का। यह आराम विराम का ही दूसरा नाम है, यानी कि आराम की स्थिति में पहुंचने के लिए आपको विराम लेना आवश्यक है। तो विराम कहीं ना कहीं आराम शब्द से पहले होता है। तो साधारण जीवन में विराम की आवश्यकता प्रत्येक मनुष्य को है। इसी तरह लेखन मनुष्य के जीवन की एक मानसिक अवस्था होती है और लिखते समय लेखक यूं ही नहीं दौड़ता, बल्कि कहीं थोड़ी देर के लिए क्या करता है, रुकता है, ठहरता है या पूरा विराम लेता है। यानी पूरा पेज लिख दिया और उसने विराम ले लिया, नेक्स्ट डे फिर अगला पेज उसने शुरू किया तो पूर्ण विराम भी ले लेता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारी मानसिक दशा की गति है सदा एक जैसी नहीं होती है। यही कारण है कि लेखन कार्य में भी विराम चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है हमें। यदि इन चिन्हों का उपयोग ना किया जाए तो क्या होगा, जो हमारे भाव हैं, विचार हैं, उनको हम स्पष्ट रूप से नहीं कह पाएंगे, यानी एक प्रकार से उनमें बाधा उत्पन्न हो जाएगी, तो वाक्य एक दूसरे से उलझ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना होने पाए, इसके लिए हमें इनका प्रयोग की आवश्यकता पड़ी। क्योंकि जब उलझे हुए वाक्य, स्पष्टता ना लिए हुए वाक्य हमारे समक्ष प्रस्तुत कर दिए जाएं और पाठक उस चीज को पढ़े, तो व्यर्थ में क्या होगा, वो अपनी माथापच्ची ही करेगा कि नहीं करेगा। मैं लिख दूं भारत में गेहूं, चना, मटर, मक्का आदि बहुत सारी फसलें उगाई जाती हैं और इनमें इस तरह का विराम चिन्ह, अल्प विराम जो मैंने लगाया हुआ है वो ना लगाऊं, तो कैसी स्थिति हो जाएगी, मतलब कुछ समझ ही नहीं आएगा। इस तरह से व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा वाक्य खत्म हो रहा है, कौन सा शुरू हो रहा है, कहाँ पर हम इसे इससे अलग कर रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति में एक तरह से पाठक को व्यर्थ की मेहनत करनी पड़ेगी उन चीज़ों को समझने और जानने के लिए। तो पाठक के भाव बोध को सरल सुबोध बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। सारांश में आप कह सकते हैं कि वाक्य के सुंदर गठन, भावाभिव्यक्ति की स्पष्टता के लिए इन विराम चिन्हों की आवश्यकता और उपयोगिता मानी जाती है। तो ये विराम चिन्ह की आवश्यकता के बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्ह। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी में प्रयुक्त जो अल्प विराम है उसके बारे में। अल्प विराम की अगर हम बात करें तो उसका साइन क्या होता है, ये मैं बता देती हूँ आपको। हम इस तरह से बनाते हैं अल्प विराम, ठीक है। तो जैसे मैंने एक वाक्य लिखा था, इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ, इसके बाद आप समझ पाएंगे इसको अच्छे से। जैसे ये वाक्य लिखा है कि भारत में गेहूं, चना, मटर और मक्का आदि बहुत सारी फसलें उगाई जाती हैं। तो हम बोल रहे हैं ना, भारत में गेहूं, गेहूं के बाद बहुत हल्का सा, कम सा ठहराव हो रहा है, एकदम अल्प सा, थोड़ा सा। तो थोड़े से ठहराव में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह का साइन बना देंगे लिखने के समय अल्प विराम, इस तरह हम प्रयोग में लाते हैं। साथ में आपका ये जो और शब्द है, तो जब हम नियम देखते हैं तो नियम में क्या देखते हैं कि वाक्य में जब दो से अधिक
अधिक समान पदों और वाक्यों में संयोजक अव्यय और आए वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है। यानी वाक्य में जब दो से अधिक समान पद आए, तो पद क्या होते हैं, ये चीज मैंने शब्द पढ़ाते समय आपको बताई थी। जैसे चना, गेहूं, यानी दो शब्द मिलकर जो जिन वाक्यों को हम शब्दों के रूप में वाक्य में प्रयोग करते हैं उनको हम पद कहते हैं। और जब यही चीज मैं सिंगल लिख दूं कि गेहूं, तो ये आपका शब्द हो जाएगा, लेकिन जब ये वाक्य में है तो ये पद कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गेहूं, चना, मटर और मक्का, यानी और जो संयोजक अव्यय आपका और लगा है, इसके पहले दो या दो से अधिक समान पद आ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर अल्प विराम लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसका ये पहला नियम है। अब हम नियम 2 की बात करें तो नियम 2 में क्या होता है, जहाँ किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाए वहाँ अल्प विराम का चिन्ह लगता है। जैसे हम किसी व्यक्ति को संबोधित करें, किसी को बुलाएं या बोले सामूहिक रूप से, सभी छात्र मेरी बात सुनेंगे, भाइयों एवं बहनों, तो वहाँ पर भाइयों शब्द आने के बाद आप अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आप आगे अपनी बात को कहेंगे। तो ये कुछ इसके अल्प विराम के नियम थे जो मैंने आपके सामने रखे। कल की क्लास में इसी अल्प विराम से रिलेटेड कुछ और नियमों की हम बात करेंगे और अपनी क्लास को आज मैं यही विराम देती हूँ और कल हम फिर इस पर आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।